सूची में काफ़ी नाम थे, वो आरएलडी से मान लीजिए, लेकिन जिस तरीके से भाजपा का कैंडिडेट है मिथिलेश पाल, उसको देखकर आरएलडी के अंदर एक नाराज़गी है और यही कारण है यहाँ अंदरूनी नाराज़गी शायद इस सीट को नुकसान ना पहुँचा दे मीरापुर सीट को। मिथिलेश पाल के आने के बाद सामने मेन जहाँ बैठने की सीटिंग थी वहाँ पर मिथिलेश पाल को बैठने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ा। कोई भी अपनी सीट से हिलने को तैयार नहीं था। तो ये चीज़ साफ कही जा सकती है कि राजनीति जो है ना वो कभी-कभी इन नेताओं पे खुद पे भी भारी पड़ जाती है। खींचतान हमेशा से चलती रही है। भाजपा रालोद, इवन भाजपा में भी अंदरूनी कलह होगी, डेफिनेटली होगी, रालोद में भी होगी और इन दोनों को मिला के आपस में भी होगी। लेकिन जो वोटर्स है, वोटर जो इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो वाकई उसको उसके पास एक और मौका है अपनी पार्टी का एक विधायक बनाने का। मीरापुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एनडीए से राष्ट्रीय लोकदल ने मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें, सपा, बसपा और असपा, इन तीनों ही पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को इस सीट पर उतार करके मैदान में भेजा है। हम बात करेंगे अब यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से कि आखिरकार अब क्या विश्लेषण इन लोगों का बैठता है जब अब सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो गए। क्या कहना है इन लोगों का? सन्नी, आपका क्या कहना है? क्या लगता है अब क्या होने वाला है सीट पर जब सभी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं? देखिए, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मीरापुर उपचुनाव में जहाँ तक की जो बात है वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन यहाँ जो जातीय समीकरण है वो अगर माने तो कहीं ना कहीं यहाँ जाट 20% है, यहाँ गुज्जर समाज के लोग 10% है, इसके साथ साथ 1.25 लाख के तकरीबन यहाँ मुस्लिम समाज की भी अहम भूमिका है। लेकिन मुस्लिम समाज के यहाँ 3 प्रत्याशी ऑलरेडी मैदान में हैं। बसपा से मुस्लिम है, आज़ाद समाज पार्टी से मुस्लिम है और समाजवादी पार्टी की भी प्रत्याशी मुस्लिम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कादिर राना है वो पुराने मुस्लिम एक लीडर है और उनका चेहरा क्षेत्र में पहले से ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ के अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो यहाँ के लोगों का भी यही मानना है कि कादिर राना मुस्लिम प्रत्याशी, जैसे कि उनकी पत्नी है, पुत्रवधू है, तो वो एक बेहतर अच्छा एक प्रत्याशी है। लेकिन दूसरी ओर जो शाहनजर है वो भी एक लोकल लोग रहने वाले हैं, वहाँ के प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों में इतना अच्छा खासा रुझान अन्य पार्टी के प्रति नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रति देखा जा रहा है। मिथिलेश पाल देर रात्रि आरएलडी ने प्रत्याशी बनाई है, लेकिन यहाँ से जो लोकल लोग थे, आरएलडी के नेता थे, वो टिकट मान रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला है। हालांकि उनमें भी अंदरूनी नाराज़गी है और जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें भी अंदरूनी नाराज़गी है कि जो यहाँ पहले से मेहनत करा था उसे टिकट नहीं दिया गया। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति वहाँ से मजबूत देखी जा रही है जो ज़मीनी हकीकत है। वहीं गन्ना बेल्ट है, यहाँ 20% यहाँ जाट भाई भी रहते हैं, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि जो मिल की समस्या वहाँ क्षेत्र के गन्ना किसानों को पहले से ही आ रही है, मिल का विस्तारीकरण, इसका मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं कि अगर हमारा ये मिल का विस्तारीकरण का मुद्दा अगर जल्द पूरा हो जाए तो उसके लिए भी किसानों के लिए एक सहूलियत मिलेगी। आने वाले दिनों में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जब 13 नवंबर को सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे कि यहाँ आखिरकार किन मुद्दों पर लोगों ने वोट दी है। लेकिन अभी ये भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से जीत आखिरकार कौन दर्ज करेगा। मुद्दा है सबसे बड़ा कि अंदरूनी कलह ग्रह का। क्या कहें कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी को लेकर के जिस तरीके से कैंडिडेट मिथिलेश पाल को बनाया गया है, क्या कहीं ना कहीं कोई कलह अंदरूनी देखने को मिल रही है? बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से आरएलडी ने जो टिकट की घोषणा की है मिथिलेश पाल की, सूची में काफ़ी नाम थे, वो आरएलडी से मान लीजिए, लेकिन जिस तरीके से भाजपा का कैंडिडेट है मिथिलेश पाल, उसको देखकर आरएलडी के अंदर एक नाराज़गी है और यही कारण है यहाँ अंदरूनी नाराज़गी शायद इस सीट को नुकसान ना पहुँचा दे मीरापुर सीट को। अभी भी देख रहे होंगे, अभी नामांकन हुआ नहीं है क्योंकि 1:30 बजे के करीब नामांकन के लिए मिथिलेश पाल यहाँ पहुँचेगी। तो जिस तरीके का समीकरण बैठा है और बात अभी भाई सचिन ने भी बताई है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट 3 खड़े किए गए हैं, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी से, चाहे बसपा से हो या सपा से हो। और जिस तरीके से उपचुनाव में खैर पर मिथिलेश पाल 2009 में यहाँ से चुनाव जीती भी थी, उपचुनाव के दौरान ही थी जब मीरापुर ये सीट हुआ करती, वो ये मोरना सीट हुआ करती थी। लेकिन 2013 के दंगों के बाद ये जो है मीरापुर सीट बन गई और उस दौरान के बाद से यहाँ पर जो भी वहाँ पर जीता है वो जो पिछड़ी जाति है उसी का वहाँ कैंडिडेट जीता है। इसी बार चंदन चौहान ने यहाँ से सीट जीती थी, आरएलडी के कैंडिडेट रहे थे, आरएलडी के टिकट पर उन्होंने ये जीता था। लेकिन जिस तरीके से चुनाव का जो टिकट मिला है मिथिलेश को,
अंदरूनी नाराजगी बहुत है संदीप इस क्या मामले में। लगता है कि चंदन चौहान जैसे 2022 का आरएलडी से चुनाव जीते थे और उसके बाद में अब लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि मीरापुर जो विधानसभा है वो बिजनौर का हिस्सा है, तो वहां से भी उन्होंने जीत हासिल की है। क्या लगता है कि उसका कोई फायदा मिलने वाला है? देखिए संदीप, आपने लोकसभा चुनाव जरूर देखा होगा कि यहाँ का जो लोकसभा भी पिछला चुनाव हुआ है वहाँ इस बार जातिगत चुनाव हो गया था, और इस तरीके से ही लगता है कि ये 2000 जो उपचुनाव है, अब जो उपचुनाव की घोषणा हुई है ये भी जातिगत आधार पर ही होगा। जिस तरीके से वहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो 1.5 लाख वोटर्स हैं, और जो नीची जाति के लोग हैं वो ज़्यादा हैं वहाँ पर। कुछ जाट वहाँ 20% है, लेकिन जातिगत आप देख रहे थे पिछली बार भी लोकसभा में जातिगत जो है चुनाव हो गया था, तो कहीं ना कहीं जातिगत चुनाव हो जाने की वजह से फर्क तो जरूर पड़ेगा चुनाव में। जातिगत चुनाव हो जाने की वजह से फर्क पड़ा। दीपक, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आरएलडी ने टिकट बीजेपी नेत्री को दिया है, तो क्या लगता है उस पर कामयाब हो सकेंगे सीट निकालने के लिए? देखिए, कहा तो अभी इसलिए कुछ नहीं जा सकता क्योंकि अभी मिथिलेश पाल जब नामांकन करने आएंगी, अभी अपने कार्यालय में जिस तरह से वो हैं, तो जिस तरह से एक तस्वीर में देख पा रहा था, अभी वहीं था मैं भी, कि मिथिलेश पाल के आने के बाद सामने मेन जहाँ बैठने की सीटिंग थी वहां पर मिथिलेश पाल को बैठने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ा। कोई भी अपनी सीट से हिलने को तैयार नहीं था। तो ये चीज साफ कही जा सकती है कि राजनीति जो है ना वो कभी कभी इन नेताओं पे खुद पे भी भारी पड़ जाती है, और वो अभी देखने को भी मिली है। तो जो राजनीतिक शब्द है वो इन पे अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पुराना चेहरा है, 2009 में विधायक रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जब एक बार विधायक के लिए आपने इनको विधायक बना दिया पार्टी ने, तो दोबारा पर्चा देने की क्या जरूरत थी। बहुत सारे पुराने जो नेता हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी है हाईकमान को एक तस्वीर जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाने की। हम सब साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं और इनको जिताने का प्रयास करेंगे। और रही बात जातिगत आंकड़ा, वो जातिगत आंकड़ा जो है सही मायने में 3 मुस्लिम कैंडिडेट हो जाना रालोद और भाजपा के प्रत्याशी के लिए फायदे में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रिजल्ट में क्या कुछ निकल के आएगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। रिजल्ट बड़ा दिलचस्प होगा। अमित जी, आपको क्या लग रहा है कि मीरापुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो असपा, बसपा और सपा पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी और लोकदल गठबंधन ने मिथिलेश पाल को मैदान में उतारा है। तो क्या लगता है कि 2 महिलाएं सपा और आरएलडी की जो सामने सामने हैं, इनके बीच में टक्कर है, या कहीं ना कहीं बसपा और असपा कुछ खेल बिगाड़ने वाली है किसी का? ये मीरापुर सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है वो बड़ा पेचीदा चुनाव है। अभी क्लियर स्थिति कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा उसमें, लेकिन जो रालोद का जो टिकट को लेकर जो माता बच्ची के बाद जो रालोद का टिकट हुआ है मिथिलेश पाल जी को, उसे लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में भी आपस में जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब जब नामांकन करने के लिए रालोद प्रत्याशी जब आएंगी तो ये भी देखा जाएगा कि उनके साथ कौन कौन लोग हैं। जो चेहरे नहीं दिखाई देंगे तो स्पष्ट है कि वे लोग नाराज हैं, ये भी है। तो रही बात चुनाव की कि चुनाव किस तरह का होगा, भाई बसपा, सपा और अन्य पार्टी के कैंडिडेट जब मुस्लिम है, प्रत्याशी है, और यही एक प्रत्याशी ऐसा है, तो इस बार आपस में टक्कर तो रहेगी, काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त टक्कर रहेगी। क्योंकि पहले 2009 में मिथिलेश पाल जी विधायक बनी है मोरना विधानसभा सीट से। अब ये मोरना जो है मीरापुर का ही एक अब हिस्सा बन गया है, तो अब देखने को मिलेगा क्या होगा इसमें। राशिद जी, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, मुस्लिम कैंडिडेट जिस तरीके से पार्टियों ने वहां पर मैदान में उतारे हैं, असपा, बसपा और सपा, तीनों ही पार्टियों ने, और एक तरफ अब एनडीए गठबंधन जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल आई है, तो किस तरीके का वोट जो है वो डाइवर्ट होने का काम करेगा मुस्लिम समाज से, क्या लग रहा है? देखिए, इलेक्शन तो 13 नवंबर को है, लेकिन जिस तरीके से नॉमिनेशन, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और पॉलिटिकल पार्टियों ने, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, सबने अपने अपने कैंडिडेट्स लगभग घोषित कर दिए हैं। तो इस मामले में जो रालोद और भाजपा गठबंधन है वो मुझे 21 नज़र आ रहा है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग के किसी कैंडिडेट को उन्होंने टिकट देकर एक बाजी तो मार ली है। बाकी तो देखिए 13 नवंबर को ही होना है, क्योंकि इस सीट पर 330 के करीब वोटर्स हैं और उसमें 38 से 40% वोट जो है वो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का है। तो आप ये समझ सकते हैं। और जबकि जो सामने वाले जो कैंडिडेट्स हैं या अदर्स पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बसपा है या सपा है, तो वो 3 या 4 मुसलमान होने की वजह से ये निश्चित है कि इस बार मुसलमानों में, मुस्लिम्स में डिवीज़न होगा। और वो कितना होगा, जितना भी होगा, उसका फ़ायदा, सीधा फ़ायदा रालोद की जो कैंडिडेट हैं मिथिलेश पाल को मिलेगा। जहाँ तक बात है नेताओं की, तो नेताओं में आपसी खींचतान हमेशा से चलती रही है। भाजपा, रालोद, इवन भाजपा में भी अंदरूनी कलह होगी, डेफिनेटली होगी, रालोद में भी होगी और इन दोनों को मिला के आपस में भी होगी। लेकिन जो वोटर्स है, वोटर जो इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो वाकई उसको उसके पास एक और मौका है अपनी पार्टी का एक विधायक बनाने का।
ये जो खींचतान की बात आप कह रहे हैं, क्या लगता है कि इस खींचतान से कहीं ना कहीं जीत पर कोई फर्क पड़ सकता है आरएलडी की? देखिए, अगर इसमें मैं समझता हूँ कि जो मिथिलेश पाल थी वो भाजपा में सक्रिय थी और उनको टिकट जो है वो आरएलडी से दिया गया है। तो जो ऊपरी नेतृत्व है, यानी जो दोनों की जो लीडरशिप है भाजपा की और आरएलडी की, तो उनमें तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब निचले नेताओं में वो किस स्थिति तक है, अभी इसका अंदाजा जब अभी इलेक्शन शुरू होगा, कैंपेन शुरू होगा, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आरएलडी और भाजपा का जो कैंडिडेट है, इससे मजबूत कोई अदर कैंडिडेट नहीं है। कादिर राणा की अगर बात करें, उनके पुत्र वधू जो मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि उसका फायदा उन्हें कुछ मिल पाएगा? मतलब किसका? कादिर राणा की पुत्र वधू इस चुनाव में मैदान में है समाजवादी पार्टी से, क्या कादिर राणा का कोई फायदा उनके पुत्र वधू को मिल पाएगा चुनाव के अंदर? देखिए, वो तो सिर्फ एक फेस है। बाकी तो इलेक्शन अगर हम देखें, अगर प्रैक्टिकली इलेक्शन देखें, तो वो कादिर राणा ही लड़ रहे हैं। तो वो तो पुत्रवधू तो एक वो लेडी है, एक फेस है। अब तक वो बिल्कुल जो है समझ सकते हैं कि वो एक हाउसवाइफ ही थी, तो कोई उनका कोई पॉलिटिकल उसमें तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। तो उस डेफिनेटली अगर कादिर राणा का की पॉलिटिकल उसका उन्हें फायदा ना मिला, तो फिर तो कुछ भी कोई सपा को कोई फायदा ही नहीं होगा। तो डेफिनेटली उन्हें मिलेगा, और जो उनकी जो भी पॉलिटिकल आज तक की एक्टिविटीज रही हैं, तो उसका उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन एक कैंडिडेट बसपा के भी हैं, वो भी मुस्लिम है, और फिर थोड़ा जाति का डिवीजन होने के भी चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बेल्ट है इसमें एक मुस्लिम झोजा बिरादरी है, तो उसकी भी अच्छी खासी वोटें हैं। और उसमें ये समझिए कि उस पर 2 कैंडिडेट्स का स्टेक क्लेम है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिवीजन हो, और डिवीजन होगा तो उसका फायदा रालोद वालों को मिलेगा। रालोद वालों को फायदा मिल सकता नहीं। आपसे बात हो रही थी, आप कल जिस तरीके से फील्ड में थे, आपने वहाँ देखा कि लोगों से बात की, क्या महसूस दे रहा था, किस तरीके से वोट जो है टिकट होने के बाद में राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरह मिथिलेश पाल को दिया है, किस तरीके से कटता हुआ दिखाई दे रहा था, या किस तरीके की बातें उनमें आपस में चल रही थी? देखिए, मीरापुर कस्बे की अगर हम बात करें तो वहाँ मुस्लिम समाज के काफ़ी सारे लोग थे जिनका साफ तौर से कहना था वो आरएलडी के समर्थक है। लेकिन उनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल को लेकर भी थी। उनका कहना था कि जब ये मोरना से विधायक बनी थी, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि इन्होंने लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, बल्कि जो लोग जाते थे उन्हें अपने कामों से गिनाया करती थी कि ये काम किया है। इसके पश्चात जो समर्थक थे उनका ये भी कहना था कि हम चाहते थे कि जो चंदन चौहान है उनकी घरवाली का टिकट होना चाहिए था, या फिर जो अजीत राठी है आरएलडी के वरिष्ठ नेता है उनका टिकट होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि अब टिकट मिथिलेश पाल का हो गया है, तो हम अब पूर्णतः साइकिल की ओर अपना रुख करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज अब आरएलडी के साथ नहीं रहेगा। वो कादिर राणा का नाम लेकर कह रहा था कि कादिर राणा यहाँ से पुराने लीडर रहे हैं और उनका यहाँ के लोगों से पुराना तालमेल है। हालांकि स्थिति अभी तो कहा ही नहीं जा सकती कि किसका मन कब बदल जाए, लेकिन 13 नवंबर को ये स्पष्ट हो जाएगा। मतदाता ये स्पष्ट कर देंगे कि आखिरकार मतदाताओं के मन में क्या है। पंकज जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से बसपा और बसपा के प्रत्याशी जो मैदान में हैं, क्या लग रहा है कि किसी तरीके का वोट वे काट पाएंगे मुस्लिम समाज से? देखिए, जिस तरीके से 3 कैंडिडेट यहाँ मुस्लिम खड़े हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी से भी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो, या फिर सपा से हो, तो कहीं ना कहीं इस बार नुकसान तो पहुँचेगा ही इन तीनों दलों की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वजह से। और इसका फ़ायदा शायद मिथिलेश पाल को ना मिल जाए, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अभी भविष्य के गर्म है, क्योंकि जब तक आज नामांकन होगा, उसके बाद फिर 13 तारीख में जब मतदान होगा, उसी के बाद कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी। क्योंकि अब ने देखा भी होगा, पिछली बार भी जातिगत मामले रहे थे, तो तस्वीरें साफ स्पष्ट नहीं हो पाई थी। ये स्पष्ट तस्वीर 13 तारीख के मतदान के बाद ही हो पाएगी कि किस जाति ने किसको वोट किया है। दीपक, क्या लगता है तुम्हें कि चंद्रशेखर जिस तरीके से मैदान में आए हैं, क्या उनका चेहरा कुछ काम कर पाएगा? देखिए, चंद्रशेखर का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो जहाँ पर जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे नगीना में, पूरा अमला पूरे प्रदेश का, आसपास के जिलों का, मतलब आसपास के प्रदेश से भी जो उनकी पूरी टीम थी, पूरी टीम को उन्होंने उस अपनी लोकसभा में लगा दिया था। अब चंद्रशेखर बन गए हैं सांसद, लेकिन अब मीरापुर उपचुनाव में वो अपने कैंडिडेट को कितनी मजबूती दे पाएंगे, उनका जो कैंडिडेट है उसने अपने प्रोफाइल में कितने आंकड़े गिनवाए हुए हैं, हकीकत क्या है, तो इन सब से अगर पर्दा जो उठेगा वो चुनाव हो जाने के बाद जब मतगणना होगी उसमें सबका पर्दा उठ जाएगा। लेकिन फिलहाल वाकई इस बार दिलचस्प है, जिन नेताओं ने, प्रत्याशियों ने अपने पर्चे ऊपर प्रोफाइल भेजे हैं, उनमें उन्होंने कितने आंकड़े गिनवाए हुए हैं अपने अपने हाईकमान को। अब उसकी हकीकत क्या है, अब तो बंद किताब के अंदर से जब मत निकलेंगे वो सब क्लियर कर देगा। फिलहाल की मजबूती अगर देखी जाए तो लोकदल और बसपा का जो प्रत्याशी मिथिलेश पाल हैं फिलहाल दिखाई दे रही है। अगर इनके अंदर अंतर्कलह ना हुई तो उसका नुकसान अगर इसको ना हुआ
तो ये जीतती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल तो। राशि जी, आपको क्या लग रहा है कि बसपा मैदान में है, क्या किसी तरीके का किसी पार्टी को नुकसान देना जा रही है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो समीकरण लेकर के आए हैं, मुस्लिम समाज से जो जोजा बिरादरी है उन्हें लेकर के और दलित समाज को लेकर के वो मैदान में उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, तो क्या लगता है बसपा का जो कैंडिडेट है शाहनजर, वो किस तरीके से टक्कर देने वाला है? देखिए, जो बसपा के कैंडिडेट हैं शाहनजर, वो बिल्कुल एक नया चेहरा है। उनकी कोई पॉलिटिकल, इससे पहले तो उनकी कोई एक्टिविटी हमने ना देखी नहीं थी। तो जैसे बसपा का अपना एक वोट बैंक रहता है, दलित वोट बैंक रहता है, और मुस्लिम भी इस सीट पर काफ़ी है। अगर उनका कॉम्बिनेशन बनता है तो बसपा का, निसंदेह बसपा का जो कैंडिडेट है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन जैसे हम पिछले चुनाव में हम लगातार देखते रहे, लास्ट विधानसभा इलेक्शन में देखा, लोकसभा इलेक्शन में देखा, जो मुसलमान जो है वो एक ही तरफ गया है और वो उसने समाजवादी पार्टी को ही ज़्यादा उसने क्रेडिट दिया है। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि क्योंकि 4 कैंडिडेट AMIM, बसपा और आसपा और आपका ये समाजवादी पार्टी, ये मुस्लिम हैं, तो नो डाउट के जब कई कैंडिडेट हो जाते हैं एक बिरादरी या जाति या धर्म से, तो उसमें डिवीज़न होता है, और डिवीज़न का फ़ायदा हमेशा जो प्रतिद्वंदी होता है उसी को ही मिलता है। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जो है मिथिलेश पाल को मिलने वाला है। जी जी बिल्कुल। तो सुना, आप यहाँ के पत्रकारों का साफ तौर पर कहना था कि ये चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सभी पार्टियों ने अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए से लोकदल की मिथिलेश पाल मैदान में है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका फायदा सीधे सीधे लोकदल प्रत्याशियों को यहाँ पर होने वाला है। लेकिन चुनाव में आखिरकार होगा क्या, ये मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी।